तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन समझ लो, फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब आप देखें तो मजबूरी होता है, मतलब कोई बॉडी किसी के इफेक्ट में जब मूव करती है, मजबूरी में मूव करती है, तो उसी को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर रियलिस्टिक एग्जांपल की बात करूं कंस्ट्रेंट मोशन, तो जब आप बचपन में बहुत छोटे थे, है ना, ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, मान लीजिए कि 7-8 महीना होंगे या 1 साल का हो गए होंगे आप, तो आप उस समय चल तो लेते थे, लेकिन आप अपने मम्मी या पापा की उंगली पकड़ के चलते थे। तो जो आपके मम्मी पापा थे, वो जहां जाते थे आपको उंगली पकड़ाकर उधर उधर ले जाते थे, मतलब आप उंगली पकड़ के उनके पीछे पीछे चलते थे। यानी आपका जो मोशन था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो डिपेंड करता था आपके मम्मी और पापा के मोशन पर। तो जैसा मोशन आपके मम्मी पापा का होता था, आप उंगली पकड़कर वैसा वैसा मोशन करते थे। यानी कि आपका जो मोशन है वो कंस्ट्रेंड है, मजबूरी में था उस समय, है ना। हालांकि अब आप बड़े हो गए तो आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो, अपने मम्मी पापा के बताए गए हुए रास्ते पे नहीं चलते हो, है ना, अपना ही मनमर्जी करते हो, वो बात अलग है। लेकिन पहले आपका जो मोशन होता था वो कंस्ट्रेंड मोशन होता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये तो थोड़ी सी रियल लाइफ की बात हो गई, लेकिन जो यहाँ पे अपन एग्जांपल से समझे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दूं ए, और यहाँ पे बच्चों ये ब्लॉक लगा दिया जाए बी, और इन दोनों को एक रोप से जोड़ दिया जाए। तो हमने एक रस्सी से इन दोनों को जोड़ दिया, रोप से जोड़ दिया, है ना बच्चों। अब लेट सपोज कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस ए को आपने रफ्तार दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बी किधर मूव करेगा, देखो बी को किसी ने मूव नहीं कराया, हमने तो ए को मूव कराया है, लेकिन बी की मजबूरी है क्योंकि वो ए से इस रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो उसका कंस्ट्रेंट है कि वो जिधर ए जा रहा है उधर ही बी को जाना पड़ेगा। और आई आई होप आप ये बता पाएंगे कि बी की रफ्तार भी कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो बड़ी आसानी से कि सर बी भी 2 मीटर पर सेकेंड से भागेगा, है ना। तो एक्चुअली में ए से कंस्ट्रेंट में है बी, मतलब हमने मोशन तो ए कराया है, ए को कराया है, लेकिन बी जो है वो कंस्ट्रेंट है, ए के साथ बंधा हुआ है, उसकी मजबूरी है कि जहां जहां ए जाएगा वहां वहां बी जाएगा। तो अगर ए 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है, तो बी को भी मजबूरन में 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार को भागना पड़ेगा। यानी आप ये सोचो, जो कनेक्टेड बॉडीज होती हैं, अगर एक बॉडी को आप कोई मोशन दे देते हो तो बाकी जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनको वैसे ही मूव करना पड़ता है, ये उनका कंस्ट्रेंट है, तो इसी को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। तो जैसे अभी रोप से अटैच है, फिर पुली भी आ जाएगी, तो उसमें जितनी भी बॉडीज का आप मोशन देखेंगे वो सब एक के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, तो वहां पर वो मोशन कहलाता है, उसको बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, तो देखो अभी ये पेन है और ये ढक्कन, ये दोनों अलग अलग है, तो मैं पेन को कैसे ही मूव करा दूं, ढक्कन को कैसे ही मूव करा दूं, ये अलग अलग अपना मूव कर रहे हैं, अभी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, है ना। मतलब ढक्कन का मूवमेंट पेन के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता ना, पेन का मूवमेंट ढक्कन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसमें ढक्कन लगा दूं और अब मैं मूव कर रहा हूं पेन को, तो पेन के साथ मजबूरी है उस कैप की, ढक्कन की, कि वो मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट में आ गया अब, है ना। तो आई होप आपको काफी सारे एग्जांपल मैं बता चुका हूं कंस्ट्रेंट मोशन के, और कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना, कि किसी कोई भी बॉडी जब किसी मजबूरी में दूसरी बॉडी पर निर्भर करता है उसका मोशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे ये स्ट्रिंग लगी है, यहाँ पे रोप लगी है, तो हम इसको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं, है ना। फिर जब पुली आ जाएगी तो हम पुली कंस्ट्रेंट बोलेंगे, है ना। तो वन बाई वन करके हम एग्जांपल्स इसके सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस ए वाले की रफ्तार अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे बी वाले की रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, ये बच्चे आंसर करते हैं। लेकिन ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम सोचें तो इसमें डीप जाएं, तो हमें और भी कुछ चीजें समझ में आती हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो जो स्ट्रिंग यूज की जाती है बच्चों, वो है आइडियल स्ट्रिंग, है ना। आइडियल स्ट्रिंग हम यूज करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो आइडियल स्ट्रिंग्स होती हैं इनको हम मासलेस लेते हैं, मतलब इनका कोई मास कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरी चीज, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये इनएक्सटेंसिबल है,
इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप बोल तो दिया है, लेकिन इसको समझते हैं कि कैसे हो गया। एक्चुअली में इस रोप को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो ये रोप है बच्चों। अब देखो ये वाला रोप का जो एंड है ये ए वाले ब्लॉक से जुड़ा है, तो क्योंकि ए ब्लॉक को आपने 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी है, तो ये जो ए वाला ब्लॉक है जो रोप के पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आपने इसको दे दिया तो ये रोप जो है बच्चों टाइट हो गई है ना, टाइट। तो ये रोप टाइट है। अगर ये रोप टाइट है तो अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड से भगाया है तो जो ब्लॉक के साथ रोप वाला पॉइंट है वो भी 2 मीटर से भागेगा, फिर रोप का जो दूसरा पॉइंट है वो भी 2 से भागेगा, फिर उसके आगे वाला पॉइंट भी 2 से भागेगा क्योंकि रोप टाइट है अभी, पीछे वाला पॉइंट भी 2 से भागेगा, उसके पीछे वाला पॉइंट भी 2 से भागेगा, उसके पीछे वाला पॉइंट भी 2 से भागेगा, फिर ये रोप का ये वाला एंड भी 2 से भागेगा, और इसके साथ कौन सा ब्लॉक जुड़ा है बच्चों, बी। तो बी का पॉइंट भी 2 से भागेगा, तो पूरी बी बॉडी क्योंकि रिजिड बॉडी है तो वो भी कितने से भागना चालू कर दी, 2 मीटर पर सेकंड। और ये ऐसा होता है क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है, ये इनएक्सटेंसिबल है, इसमें एक्सटेंशन नहीं आ सकता। यानी कि इसका मतलब क्या है वो आप समझें कि अगर मैं ये दो पॉइंट्स को बात करूं बच्चों, और इसकी इस पॉइंट की रफ्तार v1 बोलूं और इस पॉइंट की रफ्तार v2 बोलूं, अगर ये रोप के दो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि अगर इस रोप को आपने भगाया है और अगर v1 इक्वल टू v2 नहीं हुआ और v2 इज ग्रेटर देन v1 हो गया, तो सोचो ये वाला पॉइंट ज्यादा दूर चला जाएगा, ये पॉइंट पीछे रह जाएगा, तो इनमें सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो रोप ब्रेक कर जाएगी बच्चे। तो हम बोल सकते हैं रोप ब्रेक, रोप ब्रेक्स। तो ऐसे में तो रस्सी टूट जाएगी ना, लेकिन रस्सी टूट थोड़ी ना रही है। अगर रस्सी टूट नहीं रही है और रस्सी टाइट है, इसका मतलब दो पॉइंट्स के, रोप के दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, और उसको मेंटेन करने के लिए ये जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रस्सी टूट नहीं सकती। तो रस्सी टूट नहीं सकती तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तो जो आगे वाले पॉइंट की रफ्तार होनी चाहिए बच्चों वही पीछे वाले पॉइंट की रफ्तार होनी। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पीछे वाला पॉइंट का रफ्तार जो है v1 वो ग्रेटर हो जाए v2 से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सोचो ये वाला पॉइंट धीरे धीरे चल रहा है, ये तो रस्सी तो ऐसे स्लैक कर जाएगी। जब रस्सी स्लैक कर जाएगी तो फिर इसको थोड़ी ना खींच पाएगी, रस्सी तो तभी खींच सकती है जब रस्सी टाइट है। तो रोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लैक। तो अगर रोप स्लैक नहीं होती किसी कंडीशन में, और ना ही रोप टूट सकती है अगर वो ब्रेक नहीं होती है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, और एक्सटेंसिबल नहीं है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, सेपरेशन रोप की, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यानी कि हर पॉइंट का, रोप के हर पॉइंट का रफ्तार सेम होना चाहिए, तभी तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, या तो रोप टूटेगा या तो स्लैक करेगा, उन दोनों ही केस में मोशन बिगड़ जाएगा। फिर ये बी की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती। 2 मीटर पर सेकंड इसलिए है क्योंकि रोप जो है वो आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस है, उनके दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल है, तो रोप के हर पॉइंट का रफ्तार जो है बच्चों वो सेम है। जब रोप के हर पॉइंट की रफ्तार सेम होती है तो रोप ना ब्रेक हो सकती है ना स्लैक हो सकती है, और फिर वो दूसरे बॉडी को खींचेगी, रस्सी उस समय टाइट होगी। तो यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल या रोप की एक और प्रॉपर्टी की बात करें आइडियल रोप की, तो इसमें आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन any two points any two points any 2 points of string any 2 points of string any 2 points of string remains constant। तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा बच्चों। व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट, जब स्ट्रिंग टाइट है, ना तो स्ट्रिंग स्लैक हो रही है ना टूट रही है, तो स्ट्रिंग अगर टाइट है तो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है बच्चों वो हमेशा सेम रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब अलोंग द रोप जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो सबको बच्चों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलोंग द रोप, है ना बच्चों, वेलोसिटी जो होती है सेम होनी चाहिए, तभी तो दो पॉइंट्स जो हैं ना तो रस्सी टूटेगी ना स्लैक होगी। अगर अलोंग द रोप जो है दो पॉइंट्स की वेलोसिटी वो अगर सेम है तो रस्सी रिमेन्स टाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 points ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की मेन कंडीशन क्या है कि जितनी भी वेलोसिटी होगी अलोंग द रोप, तो जब आपने ए को भगाया तो अलोंग द रोप जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो जो बी से जुड़ा हुआ है
वो भी अलोंग द रोप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसलिए बी की रफ्तार भी कितनी हो जाती है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है ये भी क्लियर होगा। और इसी स्ट्रिंग की जो कंस्ट्रेंट है कि अलोंग द रोप वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, जब भी रोप टाइट होती है ना वो टूट रही होती है ना वो स्लैक हो रही होती है, तो अलोंग द रोप जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट का हम उपयोग करके, इस कंक्लूजन को उपयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सब करने वाले हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जो हमने अभी कंक्लूजन लिया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का वो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, तो आप लिख सकते हो इफ रोप इज नाइदर बी स्लैक, अगर वो स्लैक नहीं है, रोप इज नाइदर बी स्लैक और नॉर बी ब्रेक, और ना ही वो ब्रेक हो रही है, देन, तो वो रिमेन्स टाइट है बच्चों, है ना। देन वेलोसिटी of each point, velocity of each point, velocity of each point on the rope, velocity each point on the rope will be remain same, will be remain same along the string। याद रखेंगे बच्चों, along the string होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे और अच्छे से बात ये वाली क्लियर होगी आपको। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से ऐसे इंक्लाइन रखी हुई है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट की रफ्तार कुछ आपकी ऐसे है, ये है v1, ठीक बच्चों। और ये जो एंगल है ये आपका लेट सपोज θ1 है, मतलब इस पॉइंट को ऐसे रफ्तार दी गई है, और ये वाला जो पॉइंट है दूसरा एंड, उसको ऐसा कुछ रफ्तार दिया गया, ये वेलोसिटी v2 है। और बच्चों लेट सपोज ये स्ट्रिंग से एंगल बना रहा है θ2। तो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रिंग में नो स्लैक, कोई भी स्लैक नहीं है, और नो ब्रेक, ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो सकती। वैसे आपको याद रखना है कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही मानना है कि उसमें स्लैक और ब्रेक नहीं होता, तभी आपको वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो जो स्ट्रिंग के अलोंग द जो वेलोसिटीज हैं दो पॉइंट्स की, वो हमेशा सेम होगी। देखो बच्चों, तो ये वाले पॉइंट का अलोंग द रोप ये वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है v1 cos θ1, और v2 का अलोंग द रोप ये वाला कंपोनेंट है जो लिख सकते हैं v2 cos θ2, है ना। तो जो अलोंग द रोप वाले कंपोनेंट है इन दोनों को बराबर होना चाहिए, मतलब v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू v2 cos θ2, क्योंकि रस्सी ना तो स्लैक है ना तो ब्रेक हो सकती है। अगर सोचो ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया तो ये वाला पॉइंट तो आगे निकल जाएगा पीछे वाले से, तो रस्सी टूट गई। अगर ये पीछे वाला ज्यादा हो गया तो ये आगे आ जाएगा, तो रस्सी स्लैक कर गई, जबकि ये दोनों है ही नहीं, रस्सी तो टाइट है। और कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिएगा तो आपको टाइट स्ट्रिंग ही माननी है, आइडियल टाइट स्ट्रिंग। तो हमेशा अलोंग द रोप वाला कंपोनेंट जो होता है बच्चों वो सेम होगा। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अलोंग द स्ट्रिंग के बोलने का क्या मतलब था। पहले वाले एग्जांपल में वो अलोंग ही था, इसलिए वहां पे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं और है तो आपको अलोंग द रोप वाले कंपोनेंट जो है उनको बैलेंस करना है, उनको इक्वल रखना है, क्योंकि वो पॉइंट जो अलोंग द रोप वाले हैं वो सेम होने चाहिए, तभी रस्सी टूटेगी नहीं, ना तो स्लैक होगी, है ना। तो आई होप बच्चों अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, ये जो आपको कंडीशन आ गई है कि अलोंग द रोप जो है वेलोसिटी वो सेम होना चाहिए, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, और मैं वो ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि उससे जो आंसर है वो बहुत जल्दी आते हैं। खास करके जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो जो मेथड मैं अब आपको बता रहा हूं वो बड़ी काम आने वाली है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसको सॉल्व करने का, ये कंडीशन बनाने का एक और मेथड है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो और सख्त सीखेंगे। अभी आप कुछ चीजें समझें। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इसको बोलते हैं, पहली बात तो ये जो है आपकी स्मार्ट मेथड है, मतलब कई बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से सॉल्व करा देगा ये मेथड, है ना, बहुत आसानी से आंसर देता है। तो ट्रिक की तरह भी आप बोल सकते हो,
बाकी मेन तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि अलोंग द रोप जो अगर स्ट्रिंग टाइट है तो उसको इक्वेट करना है आपको। फिर भी मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, तो बड़े बड़े सवालों में ये बड़ा काम आने वाला है, तो इसको लिख ले आप। इसको स्मार्ट मेथड भी बोल सकते हैं या फिर इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं बच्चों, या फिर इसको इफेक्टिव लेंथ मेथड भी बोलते हैं ना, तो कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव लेंथ मेथड। तो ये सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे अप्रोच लगाया जाता है। देखिए ये हो गया आपका इफेक्टिव लेंथ मेथड, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो होगा क्या कि अगर यहां पे हम देखें तो बेसिकली ये क्या है भाई, इफेक्टिव लेंथ मेथड, पॉइंट मेथड, स्मार्ट मेथड की बात करें तो आप यहाँ पे जहां पे भी वेलोसिटीज हैं रोप में ये जैसे, तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये v1 वेलोसिटी है, तो सबसे पहले अलोंग द रोप वेलोसिटीज मार्क कर ले, वो बना ले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ v1 cos θ1 बना लिया, फिर ये v2 वेलोसिटी था, यहाँ पे मैं ये θ2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, v2 cos θ2। अब जितने भी पॉइंट्स कांटेक्ट में होंगे ब्लॉक के साथ जहां पे ये वेलोसिटीज है उनको मार्क कर लें 1, और दूसरा पॉइंट 2, अगर और भी कांटेक्ट में होगा जैसे अभी आगे चलेंगे तो हम पॉइंट मार्क करेंगे, इसलिए इसको पॉइंट मेथड बोल रहे हैं। तो हमने पॉइंट मार्क कर लिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जानते हो कि इसकी अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है तो एक कॉन्सेप्ट आप समझे, अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है और स्ट्रिंग टाइट है, इफ स्ट्रिंग इज टाइट, स्ट्रिंग इज टाइट, अगर बच्चों स्ट्रिंग इज टाइट है देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। सोचो आप, सोचो, जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी ना भाई, आप खुद सोचिए इस बात को। अगर स्ट्रिंग टाइट है ना तो वो स्लैक हो सकती है, ना वो ब्रेक हो सकती है, ना इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी लेंथ तो हमेशा ही कांस्टेंट है ना यार, इसकी लेंथ कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। L इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जितनी भी वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ है, क्योंकि लेंथ हमेशा कांस्टेंट होने वाली है, तो जो भी पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाना चाहेगा तो जरूर उसके अपोजिट में ऐसा कोई पॉइंट होगा जो उसकी वेलोसिटी को घटाना चाहेगा। और जितनी वेलोसिटी स्ट्रिंग की बढ़ेगी, जितनी वेलोसिटी के कारण स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी उतनी ही लेंथ घटनी भी चाहिए, तभी तो उसकी लेंथ कैसी होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। तो यानी कि आप क्या करो कि सब जगह पे, जैसे ये पॉइंट 1 की वेलोसिटी है, पॉइंट 2 की वेलोसिटी है, तो इन सभी सम जितने भी वेलोसिटीज हैं रोप के अलोंग वाली उन सबका सम साइन के साथ 0 होना चाहिए, क्योंकि बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इफेक्टिव लेंथ मेथड, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग के अलोंग द रोप जितने भी वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं उन सब वेलोसिटीज का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, जैसे 2, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये इफेक्टिव लेंथ है इसका, वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है और उसकी लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो वो स्लेक होने वाली है ना तो वो ब्रेक होने वाली है। इस बात को आप समझे। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट की वेलोसिटी का सम क्या होगा बच्चों, 0। अब इसमें देखो प्लस और माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा ढंग से। अब अगर इस पॉइंट 1 की बात करें तो ये रोप को यहाँ पे इस रोप की लेंथ बढ़ाना चाह रहा है, देखो अवे फ्रॉम द रोप लग रहा है ना, तो लेंथ को बढ़ाना चाहता है। अगर रोप की अलोंग किसी पॉइंट में जो रोप की वेलोसिटी है अलोंग द रोप, अगर वो लेंथ बढ़ाना चाहेगा तो उसको प्लस लो, तो यहाँ पे हम v1 प्लस लेते हैं। v1 की वैल्यू क्या है, ये v1 डैश और v2 बोल दो, क्योंकि v1 मैंने यहाँ पे ये ले लिया था। तो जो अलोंग द रोप है पॉइंट 1 पर, उसकी क्या वेलोसिटी है बच्चों, v1 cos θ1, क्योंकि ये रोप के अवे लग रहा है तो रोप की लेंथ बढ़ाना चाह रहा है। रोप, अगर रोप को पकड़ लो तो ये वेलोसिटी रोप की लेंथ बढ़ाएगा, तो प्लस लो। फिर दूसरे वाला देखो, इसको पकड़ लो तो रोप की लेंथ ये घटाएगा, तो जो रोप की लेंथ घटा रहा है उसको माइनस साइन में लो, तो माइनस v2 cos θ2 अलोंग द रोप वाली वेलोसिटी लेना है बच्चों, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखो फिर से वही आ गया, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। तो देखो कितना आसान है लगाना। जब भी रोप है तो जितने भी पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो, फिर वहां पे जो भी वेलोसिटीज है अगर वो रोप को पकड़ के देख लो, अगर वो वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है, मतलब रोप की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है तो वो उसको प्लस में लो, अगर वो रोप की लेंथ को घटाना चाह रहा है तो वो नेगेटिव में लो। और
जितने भी पॉइंट्स मार्क किए हैं आपने उन सबके वेलोसिटी का सम क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो है टाइट स्ट्रिंग की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रोप लेंथ बढ़ाएगा तो ऐसा कंपोनेंट जरूर होगा जो उतने ही अमाउंट से घटाएगा, क्योंकि रोप की लेंथ जो है वो बदल नहीं सकती। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको साइन कन्वेंशन के लिए लिख देता हूं, तो वो आप लिख लें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं if velocity at any point on rope along the string wants to increase length, then take this velocity with positive sign, otherwise use negative sign। और अगर घटा रहा है तो फिर आप नेगेटिव साइन के साथ उसको लिखो, है ना। और सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज स्ट्रिंग इज टाइट एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आई होप आपको पॉइंट मेथड भी आएगा। पहले हम ये मेन मेथड जो सीखा है उससे अप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे, और फिर मैं आप पॉइंट मेथड बताऊंगा तो उससे भी आंसर देखो कितनी खूबसूरती से आएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बाद में आप भी प्रेफर इसी को करोगे पॉइंट मेथड को, क्योंकि ये बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करा देगा। जो बच्चे घबराते हैं सवालों को देखकर वो आपके साथ नहीं होगा, आप बड़े ही आसानी से उसको करोगे, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे और ये आपको स्मार्ट मेथड या इफेक्टिव लेंथ मेथड भी क्लियर होगी, समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे कि अभी हम पुली यूज करेंगे तो फिक्स्ड पुलीज होंगी, है ना। फिर बाद में हम ये जो पुली हैं उनको मूवेबल भी करेंगे, मूव भी कराएंगे ना। तो ऐसे जो वो है आपका क्वेश्चन का लेवल वो इंक्रीज होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट, मतलब फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे पुली जो होंगी वो फिक्स्ड होंगी, है ना बच्चों। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे मैं आपको पहले भी मतलब जैसे आपकी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल थी, तो यहाँ पे भी जो पुली की बात कर रहे हैं वो आइडियल पुलीज की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पुली की बात नहीं कर जा रहा है। आइडियल पुली का मतलब जो पुली होगी वो मासलेस होगी, मतलब उसको भी हम मासलेस ही मानेंगे। और दूसरी कंडीशन फ्रिक्शन लेस होगी, मतलब अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन वाली पुलीज आएंगी, जो रियलिटी में होता है। पुली में फ्रिक्शन होता है, लेकिन अभी तो हम फ्रिक्शन लेस और मासलेस मानेंगे, तो इसी को हम आइडियल पुली बोलते हैं। तो आपको नहीं भी दिया गया है कुछ पुली के बारे में, तो हमेशा पुली को आपको मासलेस और फ्रिक्शन लेस ही मानना है। अगर वो देगा रियल पुली, जब हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन वगैरह में तो देखेंगे, फिर वहां पे वो लिखता है उस बारे में, है ना, उसका मास वगैरह सब देगा। खैर अभी तो हमें मासलेस और फ्रिक्शन लेस लेना। अब यहाँ पे देखो, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले सेक्शन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे मान लीजिए कि इस तरीके से पूछा गया बच्चों कि ये इस तरीके से हाइट है, इस तरीके से आपका ये ग्राउंड है, तो कुछ इस तरीके से आपका सीन है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एक पुली है इसको फिक्स कर दिया गया है ना, इस वाले पॉइंट पर। और यहाँ से एक रोप ऐसे आ रही है और ये रोप जो है ब्लॉक बी से ज्वाइन है, और फिर ये रोप पुली के ऊपर ऐसे, और यहाँ पर ये जो रोप है ये ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, और आपने ए ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी। तो ऑब्वियसली बात है रोप जब ऐसे आएगा तो ब्लॉक बी इस तरफ भागेगा, तो ब्लॉक जी जो भागेगा ब्लॉक बी की, तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक बी की रफ्तार क्या होगी। और ये एंगल आपको दिया हुआ है, जो ये टिल्टेड एंगल है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, है ना। तो ये बच्चों इसका आंसर निकालना है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं जल्दी से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, पुली कंस्ट्रेंट क्या है कि इस टोटल लेंथ को अगर चेंज नहीं होना है तो अलोंग द स्ट्रिंग जो है, क्योंकि ये टाइट स्ट्रिंग है, ना ब्रेक हो रही है ना स्लैक हो रही है,
तो अलोंग द रोप हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये ए पॉइंट की वेलोसिटी 10 है तो रोप का इस पॉइंट का वेलोसिटी भी 10 होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 होगी। तो जो ये बी ब्लॉक है उसका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें वी भी निकालना है जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इसका अलोंग द कंपोनेंट ले लो ना बच्चों, ये sin 37 है, तो अलोंग द रोप जो कंपोनेंट है वीबी का वो है वीबी cos 37। अब आपको पता है कि अलोंग द रोप ये वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर ए पॉइंट पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी, है ना बच्चों। यानी वीवी cos 37 मस्ट बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है जो अभी हमने पढ़ा, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को यूज करेंगे, कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कि जो आपका वी cos 37 है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप वेलोसिटी वो आपकी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप 10 मीटर सेकंड है और यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप वी cos 37 है, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। तो cos 37 की वैल्यू तो आप वैसे भी जानते ही हो बच्चों, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है 4/5। तो आप यहाँ पे 4/5 अप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से 2 बच्चों और यहाँ से 5, तो ये 5 into 5 जो है 25 आ जाएगा। तो Vb इज इक्वल्स टू 25/2, तो ये आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड। देखो आ गया बच्चों आंसर आपका। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर हुआ कि हमने कैसे किया। तो देखिए बच्चों ये जो मैंने आपको मेथड बताया दिस इज द मेथड 1 जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया। बड़ा ही अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आंसर आ जाता है ना। इसके बाद मेथड 2 भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो अभी हमने पॉइंट मेथड सीखा है उसको लगाना थोड़ा आसान होता है बच्चों, है ना, उसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता हमें। उसका फायदा ये है, खैर अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है तो इसमें उतना समझ में नहीं आता, बड़े क्वेश्चन में वो आपको समझ में आएगा। तो जहां भी स्ट्रिंग कांटेक्ट में है वहां पे पॉइंट मार्क कर लो। जैसे मैंने आपको बोला तो ए पे स्ट्रिंग है तो 1 पॉइंट मार्क कर लिया, फिर पुली के इधर है तो इसको 2 मार्क कर लिया, इधर भी कांटेक्ट में है तो 3 मार्क कर लिया, यहाँ पे कांटेक्ट में है तो इसको 4 मार्क कर लिया। अब आपको पता है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज इफ स्ट्रिंग इज टाइट, जो कि है भाई, तो इसकी लेंथ कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये जो आपका सेकंड मेथड है दिस इज पॉइंट मेथड। तो जितने भी पॉइंट आपने बनाए स्ट्रिंग के अलोंग द वेलोसिटी वाले, देखो हमने सब अलोंग द डायरेक्शन वेलोसिटी अलोंग द रोप बना दिए, तो सभी पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है अलोंग द स्ट्रिंग उनका सम 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई रोप की लेंथ तो बच्चों कैसी है कांस्टेंट, तो इन सभी का सम क्या होना चाहिए 0। अब 1 को देखो, तो स्ट्रिंग को पकड़ो 1 देखो, तो 1 जो है वो लेंथ बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है तो प्लस लो, और लेंथ घटा रहा है तो माइनस लो। तो ये जो V1 है वो आपका 10 हो जाएगा, प्लस V2 बच्चों ये पुली से कनेक्टेड और पुली फिक्स है, तो अगर पुली चल नहीं रही है तो 2 वाले पॉइंट को भी नहीं चला सकती, इसलिए 2 वाला पॉइंट जो है वो जो 2 वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है उसको आप 0 ले लो। फिर 3 वाला पॉइंट भी फिक्स्ड पुली से अटैच है तो इसको भी नहीं चल सकता, तो 3 वाला पॉइंट भी 0 है। और प्लस V4 देखो स्ट्रिंग की तरफ है, मतलब ये अगर स्ट्रिंग बाकी सबको देखें सिर्फ इसको देखें तो ये स्ट्रिंग की लेंथ घटाना चाहता है, तो इसको माइनस लो, मतलब ये माइनस साइन में आएगा। तो Vb cos 37 इक्वल्स टू 0। तो देखो फिर से वापस आपका यही आ गया Vb cos 37 इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। और अगर ध्यान से देखो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है कि सर 2 और 3 की वेलोसिटी नहीं ली, तो आप इसको देखो, ये जो 2 और 3 की वेलोसिटी है स्ट्रिंग के ऊपर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मैं बोल रहा हूँ L डैश, तो स्ट्रिंग के ऊपर पुली के ऊपर की ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी चाहे स्ट्रिंग कितने भी आगे खिसक जाए। तो अगर ये लेंथ चेंज नहीं होगी तो 2 वाला भी इसको बढ़ा नहीं सकता और 3 वाला घटा नहीं सकता, इसलिए फिक्स्ड पुली में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको रेस्ट पे ले लो। हाँ अगर ये पुली मूव कर रही होती तो फिर बात अलग थी, लेकिन फिक्स्ड पुली में जो पॉइंट्स होते हैं उनकी रफ्तार आपको 0 ले लेनी। तो आई होप आपको पॉइंट मेथड भी क्लियर होगा बच्चों, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों इसको इन तरीके के सवालों को करने का एक और तरीका है, दैट इज मेथड 3, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अकल लगती है और सबसे ज्यादा किताबों में यही देगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं। अरे उसको बताने की जरूरत ही नहीं है यार, वो जब टफ है तो टफ चीजें सीखोगे कि आसान चीजों से करोगे सॉल्व।
तो मैंने आसान चीजें पहले बता दी। चलो ये तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो वो करते क्या है कि आप ध्यान से देखो, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है जो पुली से लेकर बी पॉइंट तक है, इसको वो एल ले लेते हैं, और ये जो हाइट है बच्चों ये वाई ले लेते हैं, और ये जो लेंथ है ब्लॉक बी तक की इस इंस्टेंट पर, इसको एक्स ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है जो कंस्टेंट है, वो वाई कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एल चेंज होगा, मतलब पुली से लेकर बी ब्लॉक तक की लेंथ। मैं पूरी लेंथ ऑफ द रोप की बात नहीं कर रहा हूं, पुली से लेकर ब्लॉक तक की लेंथ जो है वो चेंज होगी, एक्स भी चेंज होगा, बट वाई कभी भी चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, वाई कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है यही तो आपकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वीबी, जो कि 10 के बराबर है। और ये जो है ये वेलोसिटी जो बी वीबी आप निकालना चाहते हो वो आपकी क्या है बच्चों, dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स कम होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन बना लिए। अब यहाँ पे ऐसा रिलेशन बनाना है कि एक चीज कांस्टेंट हो, तभी आप दो में रिलेशन निकाल पाओगे। तो यहाँ पे y कांस्टेंट था, तो l और x में रिलेशन आता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। किससे इक्वेशन लिख सकते हो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो उसमें इस एंगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो कैसा कैसा लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका एल स्क्वायर है वो है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब बोला जाएगा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी बच्चों। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2l dl बाई dt। डिफरेंशिएशन आता है अब, है ना, ये सब मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पर। y का 0, क्योंकि y तो हमेशा फिक्स है, वो तो चेंज होगा ही नहीं, और प्लस 2x dx बाई dt, है ना बच्चों। अब यहाँ पे x और y निकालने के लिए इस एंगल का काम हो जाएगा। खैर अभी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 जो है बच्चों वो कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना आप लोगों को। तो ये आ गया एल डी एल बाई डी टी, और ये आ गया एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब एल डी एल बाई डी टी क्या है बच्चों, डी एल बाई डी टी ये लेंथ है ऊपर चेंज होने का, तो ये तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, और अलोंग द रोप जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो 10 है, तो डी एल बाई डी टी एक्चुअली में 10 है। तो एल इंटू 10 लिखो इसको, इक्वल्स टू एल इंटू 10 इक्वल्स टू यहाँ पे x, तो x को x रहने दो बच्चों, dx बाई dt क्या है, यही तो है x के रेट ऑफ चेंज होने का जो वो है वेलोसिटी, वही तो आपकी ब्लॉक की वेलोसिटी है vb, तो इसको vb लिखें। तो यहां से देखो vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो vb इज इक्वल्स टू आपका बच्चों यहां पर आ जाएगा vb इक्वल्स टू ये 10 मल्टीप्लाइड बाई l बाई x। अच्छा ये l बाई x क्या है, देखो आप l बाई x ध्यान से देखो आप, तो ये vb आ गया बच्चों आपका। अब vb सॉल्व कर लो, l बाई एक्स जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो cos 37 देखें आप, तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल में आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इस ट्राइंगल्स देखें तो cos 37 अगर आप देखें तो cos 37 की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x बाई एल, और ये cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, लेकिन मुझे l बाई एक्स चाहिए, तो l बाई एक्स का रेशियो इसका उल्टा कर दो, तो l बाई एक्स हो जाएगा 5/4। अगर x बाई एल 4/5 है तो l बाई एक्स जो है उल्टा करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 5/4। तो देखो फिर से सॉल्व करो तो 12.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, देखो फिर से वही आंसर। और ये जो मेथड है, ये जो बच्चों मेथड थर्ड है, ये आपकी कैलकुलस मेथड हो गई, है ना। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको एक ही सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके बता दिए। अब जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट मेथड बड़ा ही इफेक्टिव होता है, आगे चल के बड़े बड़े सवालों में वही काम आएगा। कैलकुलस मेथड लगाने के लिए थोड़ी सी आपको अकल लगानी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा लेंथी भी होता है इसका सोल्यूशन, नहीं तो आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएं उससे भी आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, मैंने सारी अप्रोचेज आपको सॉल्व करने की बता दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बेसिक अप्रोच जो थी वो मैंने आपको सिखा दी थी, और क्वेश्चंस करते हैं। आप देखो, तो मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिक्स्ड पुली वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो एक पुली है जो ऊपर से ऐसे फिक्स्ड है, उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चों इस तरीके से एक रोप है, ये रोप जो है एक ब्लॉक से अटैच है जो ए ब्लॉक है, और ये एंगल बोला गया है 53 डिग्री है ना। और उसके बाद फिर आपका ये रोप ऐसे गई है बच्चों इस तरीके से, और आगे जाकर ये ब्लॉक बी से कनेक्टेड है ना। तो ये दोनों ब्लॉक जो है ए और बी, ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं इस तरीके से,
और ये एंगल बोला गया है कि 37 डिग्री है। अच्छा, बी को इधर खिसकाया जा रहा है कितने मीटर पर सेकंड से, तो कहा गया 20 मीटर पर सेकंड से बच्चों। इस तरीके से इसको इधर रफ्तार दे दी, तो ए ऐसे खिसकेगा आपको पता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। तो देखिए इसको जल्दी से कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करते हैं सबसे पहले। तो आप ध्यान से देखो, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको वेलोसिटी निकालना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये 37 डिग्री होगा बच्चों। तो ये जो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं आपका कंपोनेंट वेलोसिटी का। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये 37 ये 20 है, तो ये 20 cos 37 की वैल्यू है 4/5, तो ये आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इस वाले की देखो, तो इस वाले की अलोंग द स्ट्रिंग ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये VA है, तो ये VA cos 53, तो VA cos 53 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5, तो ये 3VA/5 हो जाएगा। अब क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग रोप की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लो आप। तो ये अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएं बच्चों, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो हमें पता चल रहा है कि जो VA 3VA/5 है वो किसके बराबर होना चाहिए, अलोंग द रोप की वेलोसिटी के बराबर, मतलब 16 के बराबर होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये 5 से 16 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से 16 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पता है 80 आ जाता है और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 80/3 मीटर पर सेकंड। देखो कितने आसानी से आ गया, इसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अगर आप पॉइंट मेथड चाहें तो पॉइंट मेथड लगा लें, ये जो वाला पॉइंट है इसको आप 1 ले लें, ये वाला पॉइंट को आप जहां कांटेक्ट में उसको 2 ले लें, फिर यहाँ पे कांटेक्ट में है तो ये 3 ले लें, फिर नीचे बी में कांटेक्ट पे है तो 4 ले लें। तो अगर आप पॉइंट मेथड लगाएंगे बच्चों तो भी आसानी से कर सकते हो। उसमें क्या है कि अकल नहीं लगानी पड़ती, अलोंग द डायरेक्शन आप वेलोसिटीज बना लो, उसके बाद V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सभी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटीज का सम होना है वो 0 होना चाहिए। तो V1 अगर रोप को हम देखें तो ये इसकी तरफ लग रहा है, मतलब रोप को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको -3VA है ना, तो V1 हो गया आपका -3VA/5, और V2 क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये वाली लेंथ कांस्टेंट है और फिक्स्ड पुली है, तो उसकी रफ्तार 0 है। थर्ड वाला पॉइंट भी फिक्स्ड पुली है तो 0 है, और यहाँ पे ये लेंथ बढ़ाना चाह रहा है, तो फोर्थ वाले पॉइंट का वेलोसिटी +16 होगा, इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो VA की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी बच्चों, 80/3 मीटर पर सेकंड। तो चलिए देखिए, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दी। तो इस तरीके से बहुत तेजी से आप लगा। अब यहाँ पे अगर आप सोचने लगे ना ये कैलकुलस मेथड, तो बड़ा ही टिपिकल हो जाएगा। फिर लगाने के बाद आपको इसको भी लेना पड़ेगा, फिर 2-2 बार करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा ना, तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम हो जाता है अगर आप फिर ऐसे सोचोगे। इसलिए ये तरीके बड़े सिंपल हैं, इन तरीकों से ही आपको करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, और सवाल हम करते हैं इस पे बेस्ड। अब कई बार सवाल देख के ही बच्चे घबरा देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत सिंपल सवाल होता है। जैसे कि एक बार किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे करके ही नहीं आए, पता नहीं क्यों, या तो उनको पता नहीं था या देख के घबरा गए। तो बोला गया कि 2 रिजिड सपोर्ट हैं, यहाँ पर एक रॉड ऐसे 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में लगी हुई है, वॉल के बीच में। यहाँ पे एक रिंग है बच्चों, रिंग मेटेलिक रिंग है, इस रॉड पे फंसी हुई है, और इस रिंग से इस तरीके से रोप है, और ये जो रोप है फिर यहाँ पे ये ऐसे पुली से कनेक्टेड है बच्चों, ऐसे पुली से कनेक्टेड है। ये पुली जो है ये फिक्स की गई है, और फिर नीचे एक ब्लॉक हैंग कर दिया है, इस ब्लॉक का नाम A है। और बोला गया कि रिंग को इधर वेलोसिटी दे दी 50 मीटर पर सेकंड, ये आपकी रिंग है। तो रिंग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई है 50 मीटर पर सेकंड, और बोला गया कि ये रॉड के साथ जो स्ट्रिंग का एंगल है वो 37 डिग्री है। फिर आपसे बोला गया कि ये जब रिंग इधर आएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, ये पूछा। अब बच्चे इसलिए करके नहीं आए, देख के ही घबरा गए, तो उनको समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे सवाल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो इसका तो ये अलोंग द रोप ही कितनी वेलोसिटी है नीचे की तरफ, नीचे की है ना अलोंग द रोप, तो ये तो VA है। और ये अगर ऐसा है तो रोप के अलोंग ये वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ये 50 है, तो ये 50 का कंपोनेंट अलोंग द रोप वो करना है, तो ये 50 cos 37 हो जाएगी। cos 37 का मतलब 4/5, तो 4/5 का मतलब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 40 बच्चों, है ना। तो 40 मीटर पर सेकंड, तो अलोंग द रोप 40 मीटर पर सेकंड है, और नीचे VA है। तो अगर रिस्ट्रिंग टाइट है तो ये दोनों कंपोनेंट अलोंग द रोप सेम होनी चाहिए।
तभी तो बच्चों स्ट्रिंग टाइट रहेगी, है ना, नहीं तो नहीं रहेगी। तो सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लो सिंपली, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि जो वीए है अलोंग द रोप, उसकी वेलोसिटी ऊपर वाले अलोंग द रोप के पॉइंट के बराबर होगी, तभी तो रस्सी टूटेगी नहीं। तो वीए की वैल्यू डायरेक्ट देखो 40 मीटर पर सेकेंड। इतना सिंपल सा आंसर था, इतना सिंपल सा सॉल्यूशन था, फिर भी बच्चे छोड़ के आए थे, है ना। सिंपल 4 नंबर मिलने वाले थे इसमें और वो नहीं बना। तो देखो बच्चों और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो काफी हर किताबों में लगभग मिल जाता है, आपको हर जगह मिल जाएगा, तो लगभग हर टीचर जो है ये एग्जाम्पल जरूर लेता है कंस्ट्रेंट मोशन में। तो ये आपका वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस इस तरीके से दीवार है मान लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ पे एक रॉड रखी है। रॉड मतलब कई बार इसको लैडर बोल देते हैं, लैडर। और अगर आपको याद हो तो इसका आंसर मैंने कैलकुलस मेथड से आपको निकलवाया पहले ही, जब मैं बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका था, तो वहां पे भी इसको निकाला था। कैलकुलस का एप्लीकेशन था ये। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं जो फिजिक्स में बीच बीच में सवाल आते हैं जिसमें कैलकुलस लगता है, लेकिन हम उससे और आसान तरीके से अब इसको करेंगे क्योंकि हम कंस्ट्रेंट सीख चुके हैं। तो जो ग्राउंड से टच है उसको ए पॉइंट बोल रहे हैं, उसको बी पॉइंट बोल दो, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है बच्चों उसको ए पॉइंट बोल दो। तो ये जो लेडर है या फिर रॉड है ये ऐसे खिसक गई, तो बी पॉइंट की बच्चों वेलोसिटी ऐसे होगी अलोंग द ग्राउंड, और इसकी अलोंग द वॉल नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी वी, है ना बच्चों। और ये आपको एंगल दिए गए हैं, ये एंगल आपका 53 डिग्री बोल दिया है उसने। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ये आपका नीचे आ रहा है, ये आपका ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे खिसकेगी, रॉड खिसकेगी। तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन वी एंड वी। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी। तो वी एंड वी के बीच का आपको रिलेशन पूछा जा रहा है कि उन दोनों में क्या रिलेशन हो। तो चलिए निकालते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो रॉड भी हो सकता है ना वो, तो क्योंकि रॉड को ना तो टूटना है और ना ही रॉड को स्लैक होना है। रॉड तो स्लैक तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब रॉड के हर पॉइंट पर भी वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो रॉड स्लैक हो सकता है ना रॉड जो है वो टूट सकता है। तो अलोंग द डायरेक्शन आप वेलोसिटी लगा लो भाई। तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो वीवी का ये कंपोनेंट ये 53 है, तो ये 53 होगा बच्चों। अगर ये 53 है तो ये एंगल को पता होना चाहिए आपको, ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द रॉड जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वीवी cos 53 है, मतलब 3 वीवी बाई 5 cos 53 की वैल्यू होती है बच्चों। और इसका अलोंग द रोप जो कंपोनेंट है वो है वीए cos 37, तो 4 VA/5। अब क्या है भाई, अलोंग द डायरेक्शन कंपोनेंट है, क्योंकि ये ना तो सिकुड़ सकता है ना तो ये टूट सकता है, तो इसको स्ट्रिंग की जगह रॉड कंस्ट्रेंट बोल दो। बात तो एक ही है भाई, रॉड में भी तो वही कंस्ट्रेंट चलेगा, ना तो रॉड टूट सकती है ना तो सिकुड़ सकती है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड है वो वेलोसिटीज के कंपोनेंट दोनों पॉइंट के सेम होने चाहिए, नहीं क्योंकि इसका ज्यादा हुआ तो सिकुड़ गई, इसका ज्यादा हुई तो टूट गई, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो 3 VA/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 4 VA/5। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसल, तो VA इज इक्वल्स टू बच्चों क्या लिखोगे आप, 3/4 VB। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। तो आई होप बच्चों अब आप इसको जो बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा था वहां जाके आप देखना, तो वहां पे कैलकुलस से किया था तो बड़ा लंबा आया था इसका आंसर, देखो कंस्ट्रेंट से किया तो कितने आसानी से आंसर आ गया, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जो बहुत ही आसानी के साथ आपको आंसर देते हैं। पॉइंट मेथड भी लगा लोगे तो उतनी ही आसानी के साथ आपको आंसर मिलेगा। तो बच्चों अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट थी। अब हम क्या करेंगे कि मूवेबल पुली कंस्ट्रेंट बनाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आप हेडिंग डाल लो मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। तो पुली को भी अब रफ्तार देंगे बच्चों, उसके बाद फिर ब्लॉक का रफ्तार हमें देखने को बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पुली है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो है बच्चों इस तरीके से ये ब्लॉक बी है,
और ये ब्लॉक ए है, लेट सपोज, है ना। तो आपसे ये बोला गया कि भाई एक काम करते हैं कि ये जो पुली है इसको ऊपर की तरफ भगा दो, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुली। और मान लीजिए कि ए कुछ नीचे आ रहा होगा, तो दिस इज द लेट सपोज ये कुछ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी है ना। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी और पुली की वेलोसिटी ऐसे। अब हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए में क्या रिलेशन है। तो अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो इसको समझने का तरीका। पहली बात तो कोई भी चले, ए चले, बी चले, पुली चले, हमें क्या देखना है कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना बच्चों, क्योंकि स्ट्रिंग इज टाइट। तो हमें ये तो पता है, ये चीज तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है, तो अगर इफ स्ट्रिंग इज टाइट, इफ स्ट्रिंग इज टाइट, तो ना तो वो स्लैक हो रही है, ना तो वो क्या हो रही है बच्चों, टूट रही है। तो देन L the length of the string must be constant, तो वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर L कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका लेंथ जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये B से ये वाले पुली के पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि ये XB है, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये XBP लिखना चाहिए अपन को, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली। और ये जो है, ये बच्चों आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं XAP, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पी, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेंथ है ये फिक्स है, ये पुली के ऊपर जो रोप है ये अपनी लेंथ कभी भी चेंज नहीं करेगा, भले ही पुली मूव करे ना करे, ये तो इतनी लेंथ तो पुली के ऊपर होनी चाहिए रोप की, तो ये हमेशा फिक्स है। और ये है आपका कितना, अगर हम देखें इसकी रेडियस अगर पुली की मैं बोल दूं आर है, तो ये वाली लेंथ हो गई आपकी कितनी बच्चों, पाई आर, 2 पाई आर होती है ना, तो ये हाफ सेमी सर्कल में अटैच है, तो पाई आर लिख दो। यानी टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और टोटल लेंथ है कितनी बच्चों, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या फिर लेंथ ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस पाई आर बच्चों, प्लस आपका ये जो लिखेंगे हम, ये कितना लिखेंगे भाई, देखो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, देखो ये हमने बच्चों लिख लिया। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है, यही तो टोटल लेंथ है ना, यही तो टोटल लेंथ है। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या करो कि इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो भाई। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, देखो आप, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली बाई डी टी, प्लस देखो बच्चों ये पाई आर कांस्टेंट है, ये लेंथ कभी नहीं चेंज होने वाली, पाई आर उतनी तो चाहिए ही पुली के ऊपर रहने के लिए, तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये चेंज होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी है, ये चेंज होगा इसकी वेलोसिटी है, लेकिन पाई आर चेंज नहीं होने वाला। और ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली बाई डी टी, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब ये क्या है बच्चों, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये हम लिख सकते हैं उस साइड लेके माइनस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली का चेंज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली है ना बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद फिर ध्यान से देखें तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे रिलेटिव मोशन लगाओ, क्योंकि मुझे तो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए वेलोसिटी, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या वेलोसिटी आएगी, देखो बच्चों, इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। मैं कौन सा लगा रहा हूं भाई, आपका बच्चों कौन सा वाला लगा रहा हूं, रिलेटिव मोशन है ना, ये आपको पता है। और फिर यहां पे हम लगाएंगे तो माइनस VAP, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि अब पुली की वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में। और फिर अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो
तो ये VB माइनस VP इज इक्वल्स टू माइनस VA प्लस VP। तो VA को VP को आप इधर ले आओ और V को इधर ले आओ, तो ये आपको दिखाई देगा 2 टाइम्स ऑफ VP इज इक्वल्स टू VA प्लस VB, है ना। देखो मैंने इक्वेशन कर ली है, अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये आएगा, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुली का फॉर्मूला क्या आ गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब भी 2 ब्लॉक का सिस्टम होगा और पुली चलेगी, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई कि VA प्लस VB बाई 2। देखो तो ये रिलेशन है VA VB और पुली में, जब भी 2 ब्लॉक होंगे पुली से और पुली भी मूव कर रही होगी, तो ये रिलेशन है बच्चों। इस बात को आप ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो अगर ये एक्सेलरेट भी हो रहे होते तो एक्सेलरेशन का भी रिलेशन ये होता कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी अपॉन 2। तो ऐसा मत समझो कि कंस्ट्रेंट में एक्सेलरेशन के लिए आपको अलग से रिलेशन देखना पड़ेगा, जो हमने वेलोसिटी के लिए रिलेशन देखा है वही सेम रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। इवन वही सेम रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी अपॉन 2। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप लगा सकते हो, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछे, वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, किसी के लिए भी पूछे, आप हर किसी के लिए ये सेम रिलेशन यूज करो, कोई अलग रिलेशन नहीं होगा। यानी कि आपको चाहे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, कभी एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, तो जो कंस्ट्रेंट हमने वेलोसिटी के लिए सीखा है वही एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई होगा और वही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे रिलेशन समझ में आए होंगे और मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और ये रिलेशन याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों आपने इतना सारा डिफरेंशिएशन किया, ये किया वो किया, तब जाके ये रिलेशन आए। अब यहां पर जो मैंने आपको पॉइंट मेथड बताया था ना, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज्यादा। एक लाइन में आपको आंसर देगा। अब देखो, अब आपको यूटिलिटी समझ में आएगी कि पॉइंट मेथड मैंने क्यों बताया था। तो इसको जरा पॉइंट मेथड से करते हैं और देखते हैं कि यही रिलेशन आता है कि नहीं आता है। और ये पॉइंट मेथड का रिलेशन, जैसे कि हमने अभी सीखा कि आप वेलोसिटी के लिए भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट मेथड जरा अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये रिलेशन बनता है कि नहीं। तो हमने देखा आपका पुली जो है वो मूवेबल है, इसमें ऐसा ब्लॉक है, इसमें ऐसा ब्लॉक है, नीचे की तरफ ब्लॉक है बच्चों ये इस तरीके से, और मान लीजिए ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक जो है आपका बच्चों ए है, और ये पुली है तो पुली ऊपर की तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v, ए की ऊपर की तरफ va। और यहां पर आपको क्या करना है कि पॉइंट मेथड में पॉइंट मार्क करते हैं, तो जहां भी कांटेक्ट में है या पकड़ेगी किसी चीज को रस्सी, तो वहां पे पॉइंट मार्क करना, जहां छोड़ेगी वहां मार्क करना, और जहां कांटेक्ट में वहां मार्क करना। तो देखो बी वाले ए वाला पॉइंट है तो ए वाले पॉइंट को मार्क करो, तो इसको 1 मार्क कर लो। फिर यहाँ पर रस्सी पुली को पकड़ती है तो यहाँ पर 2 मार्क करो। फिर यहाँ पर पुली को छोड़ती है तो इसको 3 मार्क करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे पुली मोशन में है ना, ध्यान रखना इस बात का। और फिर बी को पकड़ रही है तो इसको 0.4 मार्क करो। जितने भी कॉन्टैक्ट है, जहां पकड़ा जहां छोड़ा, वो सब हमने मार्क कर लिए 1 2 3 4। अब आपको पता है कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो रस्सी की कभी चेंज ही नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट है। यानी इन सभी पॉइंट्स का सम अलोंग द रोप वो क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। मतलब पॉइंट मेथड ये बोलता है कि जितनी वेलोसिटीज है पॉइंट बनाया आपने v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये सब इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 0। अब देखो 1 वाले को देखो तो 1 की वेलोसिटी va है, और अगर रस्सी को आप ध्यान से देखें तो रस्सी की तरफ लग रहा है, मतलब रस्सी की लेंथ घटा रहा है तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस va। प्लस 0.2 को देखो तो पुली ऊपर जा रही है vp से, तो 0.2 वाला भी ऊपर जा रहा है vp से, तो रस्सी के हिसाब से देखो तो ये रस्सी की लेंथ बढ़ाना चाहता है तो प्लस vp। फिर थर्ड वाला पॉइंट देखो तो ये भी vp की डायरेक्शन है, पुली की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो रस्सी की ये लेंथ देखें, फिक्स लेंथ ना देखें, ये फिक्स लेंथ ना देखें, जो बची हुई लेंथ चेंज हो रही है उसको देखें, तो उसके हिसाब से ये ऊपर लग रहा है, मतलब इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है तो फिर से प्लस vp, क्योंकि थर्ड भी पुली के साथ ऊपर जा रहा है। फिर बी वाला पॉइंट, 4 वाला पॉइंट, ये जो है इसका रफ्तार ऊपर की तरफ है, मतलब रस्सी को घटा रहा है तो माइनस vb इक्वल्स टू 0। देखो डायरेक्ट आंसर vp इज इक्वल्स टू va प्लस vb बाई 2। तो इसका फायदा ये है पॉइंट मेथड का कि इसमें ज्यादा अकल नहीं लगानी है, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है
और आपका सॉल्यूशन हो जाता है। देखो इतना सारा करके भी हम यही लाए थे, इसमें डायरेक्ट देखो यही आ रहा है, और यही आपका एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, और यही आपका मतलब जहां पे अगर एक्सेलरेशन के लिए पूछता तो जहां वेलोसिटी लिख रहे हो वहां सम ऑफ ऑल द एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, और लगा देते और आंसर मिल जाता आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट मेथड जो है बच्चों कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा। तो आप ये चाहे तो फॉर्मूला याद रखें, अप्लाई करें, और फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हो तो पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लूं तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि पुली है, पुली ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यहाँ पे ये रोप है भाई, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है बच्चों ए, तो ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितने से आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ये बोल रहा है, और पुली जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है और ऊपर है कि नीचे, ये बताना है। तो आप देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप तो पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा था Vp इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb अपॉन 2। याद रखेंगे बच्चों कि इसमें साइन का ध्यान रखेंगे। हमने जब सॉल्व किया था तो सारी वेलोसिटीज ऊपर मानी थी, तो जो ऊपर वाली वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लो, नीचे वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लो, है ना। तो ये फॉर्मूले में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो करते हैं भाई, वेलोसिटी पूरी ऊपर ही है तो उसको तो 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो हमें निकालना है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ बी जो है यहाँ -20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 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 हमने डेरिवेशन में ऊपर लिया था, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा बच्चों 2, तो ये 2 × 10 और ये वो हो गया, तो Va की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसमें आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला भी आपको अभी तो याद है, फॉर्मूला आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस समय याद रहा नहीं रहा, ये भी एक बड़ी समस्या की बात है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो पॉइंट मेथड अगर आप लगाओगे तो बड़ा ही आसानी से मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे हम मार्क करते हैं भाई, तो ये वाला पॉइंट हम वर्क 1 मार्क कर लें, ये वाला पॉइंट 2 मार्क कर लें। पॉइंट मेथड से भी यही आंसर आएगा। ये 3 मार्क कर लें, वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर ले लें Va, और ये Vb तो नीचे ही है, इसको 4 मार्क कर लें। अब आप ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर पॉइंट मेथड से जाएं तो इफेक्टिव लेंथ कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अलोंग द रोप वो आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। तो V1 देखो रस्सी घटा रहा है, ये वाली रोप देखना बच्चों 2 से 1 के बीच में और 3 से ये वाली रस्सी को नहीं देखना है, क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ है, उससे हमें लेना देना नहीं है। जो चेंज हो सकती है उनको देखा जाएगा। तो V1 को देखें तो ये जो रेड कलर की रस्सी उसको देखो, तो रस्सी को घटा रहा है, तो माइनस Va। फिर देखो ये 2 पॉइंट ये पुली के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये रेड वाले को देखोगे तो इसको बढ़ा रहा है, तो प्लस में पुली की स्पीड है V2, तो दैट इज 5 प्लस V3 तो ये भी रोप को बढ़ा रहा है, इस लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा रहा है, तो ये भी 5 से पुली की वेलोसिटी। और V4 तो आप B को देखो तो ये भी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखो डायरेक्ट आंसर Va इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के सवालों को करना है तो कैसे किया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि सर आपने ऊपर क्यों मान लिया तो आंसर आ गया। अरे भाई नीचे मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जब मानोगे तो ये फिर बढ़ा रही होगी तो ये प्लस होगा, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर इतना ही आएगा, आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आ गया तो ये मान लेना कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की है एक्चुअल डायरेक्शन उससे अपोजिट है, और अगर आपने सही डायरेक्शन मानी होगी तो आंसर प्लस में आएगा, तो फिर तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, पहले भी 30 था अभी भी 30 है, बस अगर एज्यूम डायरेक्शन अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन का फर्क है। इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन की भी चिंता नहीं करनी पड़ती, पॉइंट मेथड है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला पॉइंट मेथड बड़ी कमाल की मेथड है, इससे बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं तो ये वर्चुअल वर्क वगैरह से आता है ये मेथड, है ना। अब वो सिखाया जाता है वर्क एनर्जी पढ़ाने के बाद, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसको सिखाने की जरूरत है। मैंने आपको जो उसकी काम की चीज है वो बता दी, जो उसका निष्कर्ष आता है ना, तो उस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस ये मेथड आपको लगाना है और आंसर निकालना है। तो कई बार कई जगहों पर इसको वर्क एनर्जी पढ़ाने के बाद या एनएलएम के पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा।